गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अक्षय रमनलाल देसाई के बारे में, जो 1915 से 1994 के बीच रहे। 1915 में इनका जन्म हुआ, 1994 में इनकी मृत्यु हुई। इनको हम पढ़ेंगे। 1915 में जन्म, प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में और फिर सूरत तथा मुंबई में। अर्थात जो प्रारंभिक इनकी शिक्षा है वो बड़ौदा में हुई, फिर सूरत में और फिर मुंबई में पढ़ने के लिए गए। 1934 से 1939 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे और ट्रोट्स्की ग्रुप से संबंधित थे। 1946 में इन्होंने क्या किया कि जीएस घुरे के निर्देशन में बम्बई विश्वविद्यालय में पीएचडी की। इन्होंने पीएचडी घुरे के निर्देशन में की। जो घुरे हैं वो भी एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं। 1948 में देसाई की पीएचडी शोध पुस्तक के रूप में प्रकाशित सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, अर्थात इस नाम से ये पुस्तक छपी। 1951 में बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में नियुक्त हुए और 1953 से 1981 रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहे। 1961 में रूरल ट्रांजिशन इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की। ये इनकी दूसरी पुस्तक है। 1967 में प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली और 1975 में स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया एसेज इन रिसेंट प्रकाशित किया और 1976 में समाजशास्त्र विभाग से सेवानिवृत्ति प्राप्त किया और 1979 में पेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये इनकी तीसरी किताब है, इनको प्रकाशित किया और 1986 में एग्रेरियन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रकाशित किया और 12 नवंबर 1994 को इनका निधन हो गया। बड़ौदा में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद देसाई ने बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में प्रवेश किया, जहां घुरे उनके गुरु थे। अर्थात घुरे के निर्देशन में ये पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक पहलुओं पर अपने डॉक्टरेट का शोध पत्र लिखा, अर्थात जो पीएचडी की वो इस सामाजिक पहलुओं पर उन्होंने पीएचडी की और 1946 में उन्हें डिग्री प्रदान की गई। 1948 में उनकी थीसिस द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म प्रकाशित हुई, जो उनके द्वारा किए गए कार्यों में सबसे बेहतरीन है। इस पुस्तक में देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद का मार्क्सवादी विश्लेषण किया, जिसमें आर्थिक प्रक्रियाओं एवं विभाजनों को महत्व दिया गया। ये ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के सदस्य हालात कैसे थे। हालांकि इसकी आलोचना हुई, फिर भी यह पुस्तक बेहद प्रसिद्ध हुई और इसका कई बार पुनर्मुद्रण भी हुआ, अर्थात ये दोबारा भी प्रकाशित हुई। अन्य विषयों जिन पर देसाई के काम किया वे हैं किसान आंदोलन तथा ग्रामीण समाजशास्त्र, आधुनिकीकरण, नगरीय मुद्दे, राजनीतिक समाजशास्त्र, राज्य के स्वरूप और मानवाधिकार। चूँकि मार्क्सवाद भारतीय समाजशास्त्र में बहुत प्रभावशाली या महत्वपूर्ण नहीं था, अतः AR देसाई को अपने विषय की तुलना में बाहर ज़्यादा नाम नहीं मिला। हालांकि देसाई को कई पदवियों से सम्मानित किया गया तथा वे इंडियन सोशलियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय समाजशास्त्र में उन्होंने देसाई ने एक अत्यंत प्रभावी व्यक्तित्व रहे हैं। राज्य पर AR देसाई के विचार, जो इन्होंने अपने विचार दिए एक राज्य पे, वो किस तरीके से थे, क्या थे। तो आधुनिक पूंजीवादी राज्य एक महत्वपूर्ण विषय था, जिसमें AR देसाई की रुचि भी थी। हमेशा की तरह इस विषय को समझने में भी उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया। द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट नामक निबंध में देसाई ने विस्तार पूर्वक इसकी विवेचनात्मक समीक्षा की है तथा इसकी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। समाजशास्त्रीय साहित्य की प्रमुख परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए देसाई ने कल्याणकारी राज्य के निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता इन्होंने बताई कि कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है, अर्थात पॉजिटिव होता है, लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि वह उदारवादी राजनीति में के जो शास्त्रीय सिद्धांत को लेसेज फेयर नीति से भिन्न होता है। कल्याणकारी राज्य केवल न्यूनतम कार्य ही नहीं करता जो कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, बल्कि कल्याणकारी राज्य हस्तक्षेपीय राज्य होता है जो समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक नीतियों को तैयार करने तथा लागू करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग सक्रिय रूप से करता है। अर्थात वो नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। दूसरी चीज़ है, कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य होता है। कल्याणकारी राज्य के जन्म के लिए
लोकतंत्र की एक अनिवार्य दशा होती है, अर्थात जहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य होता है वहाँ पर लोकतंत्र होना आवश्यक है। औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं विशेषकर बहुपार्टी चुनाव कल्याणकारी राज्य की पारिभाषिक विशेषता समझी जाती है। यही कारण है कि उदारवादी चिंतकों ने समाजवादी तथा कम्युनिस्ट राज्य को इस परिभाषा से बाहर रखा है। कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है, अर्थात यहाँ पर समाजवादी भी होते हैं और पूंजीवादी भी होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ निजी पूंजीवादी कंपनियां तथा राज्य अथवा सामूहिक कंपनियां दोनों साथ साथ कार्य करती है। एक कल्याणकारी राज्य न तो पूंजीवादी बाजार को खत्म करना चाहता है और न ही ये उद्योगों तथा दूसरे क्षेत्रों में जनता को निवेश करने से रोकता है। कमोबेश कल्याणकारी राज्य जरूरत की वस्तुओं और सामाजिक अधिसंरचना पर ध्यान देता है, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं का निजी उद्योगों का वर्चस्व होता है। देसाई कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिसके आधार पर कल्याणकारी राज्य द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण किया जा सके। ये हैं, पहला, क्या कल्याणकारी राज्य गरीबी, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति तथा अपने सभी नागरिकों को सुरक्षा के ध्यान में रखता है। दूसरा है, क्या कल्याणकारी राज्य आय संबंधी असमानता को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाता है, जैसे धन के जमाव को रोककर अथवा अमीरों की आय में कुछ भाग को काटकर गरीबों में दोबारा बांटना। इसके बाद इन्होंने बताया कि क्या कल्याणकारी राज्य अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से परिवर्तित करता है जहां पूंजीवादियों की अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रोक लगाई जा सकती है, अर्थात पूंजीवादियों को रोका जाए और जो उनके संसाधन है वो गरीबों में बांट दिए जाए। क्या कल्याणकारी राज्य स्थायी विकास के लिए आर्थिक मंदी तथा तेजी से मुक्ति व्यवस्था का ध्यान रखता है। पाँचवा है, क्या सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराता है। इस आधार को ध्यान में रखते हुए देसाई ने उन देशों के कार्यों का परीक्षण करते जिनका अक्सर कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका तथा यूरोप के अधिकांश भाग। हम ये पाते हैं कि उनके द्वारा काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर दावे किए गए थे, अतः अधिकांश आधुनिक पूंजीवादी राज्य, यहाँ तक कि विकसित देश भी अपने नागरिकों को निम्नतम आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा देने में असफल रहे। वे आर्थिक असमानता को कम करने में सफल नहीं हो पाए और अधिकांशतः उसे प्रोत्साहित ही करते हैं। तथाकथित कल्याणकारी राज्य बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त स्थायी विकास करने में भी असफल रहे। अतिरिक्त धन की उपस्थिति तथा अत्यधिक बेरोजगारी इसकी कुछ अन्य असमानताएं हैं। अपने इन तर्कों के आधार पर देसाई ने ये निष्कर्ष निकाला कि कल्याणकारी राज्य की सोच एक भ्रम है। इसके बाद में A.R. देसाई ने राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत पर भी लेखन का कार्य किया। उनके इन लेखों में हम देख सकते हैं कि देसाई एकांगी दृष्टिकोण को लेकर नहीं चलते, बल्कि कम्युनिस्ट राज्यों की कमियों की आलोचना भी करते हैं। उन्होंने कई मार्क्सवादी चिंतकों के उदाहरणों द्वारा इस तथ्य पर बल दिया कि कम्युनिज्म के तहत भी लोकतंत्र का महत्व होता है। ये राजनीतिक उदारता एवं कानून का राज प्रत्येक वास्तविक समाजवादी राज्य में बने रहना चाहिए। स्वतंत्र भारत के बेहतरीन भारतीय समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवासन ने डॉक्टरेट की उपाधि 2 बार प्राप्त की है। तथा वे दूसरी ऑक्सफोर्ड एक मुंबई से और दूसरी ऑक्सफोर्ड से प्राप्त की है। श्रीनिवासन मुंबई में घूरे के शिक्षक थे। ऑक्सफोर्ड के सामाजिक मानव विज्ञान विभाग में अध्ययन के दौरान इनके बौद्धिक अभिविन्यास में बदलाव आया। उस समय ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान पाश्चात्य मानव विज्ञान में एक प्रभावी शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया था और श्रीनिवासन ने जो विषय उनका जो केंद्र था उसमें रहकर ही उन्होंने अध्ययन किया। श्रीनिवासन ने डॉक्टरेट के शोध निबंध का प्रकाशन रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया के नाम से हुआ। इस पुस्तक में श्रीनिवासन ने ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान में प्रभावी संरचना पर कार्यवादी परिप्रेक्ष्य पर कार्य किया, अर्थात जो इसके बाद में देखिए इस पुस्तक में पूरे विश्व में श्रीनिवासन का सम्मान बढ़ाया। ऑक्सफोर्ड में नवस्थापित भारतीय समाजशास्त्र विभाग के प्रवक्ता के रूप में श्रीनिवासन की नियुक्ति की गई, परंतु 1951 में इस्तीफा देकर भारत लौट आए, जहां महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में नवस्थापित समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। 1959 में वे दिल्ली आए, जहां दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की, जो शीघ्र ही पूरे भारत में समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र हो गई। श्रीनिवासन अक्सर ये शिकायत करते थे कि उनका अधिकांश समय संस्थाओं को बनाने में बीत जाता है
और स्वयं उनके पास शोध कार्य के लिए बहुत ही कम समय रह जाता। इन कठिनाइयों के रहते हुए श्रीनिवासन ने कुछ विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे जाति आधुनिकीकरण, सामाजिक परिवर्तन की अन्य प्रक्रियाएं, ग्रामीण समाज इत्यादि। श्रीनिवासन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान तथा सहयोगियों की मदद से भारतीय समाजशास्त्र को विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया। उनकी ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान तथा अमेरिकन मानव विज्ञान, विशेष तौर पर शिकागो विश्वविद्यालय में जबरदस्त पहचान थी, जो उस समय विश्व मानव विज्ञान में एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभर कर रहा था। जीएस घुरे तथा लखनऊ के विद्वानों की तरह श्रीनिवासन ने भी नई पीढ़ी के समाज को तैयार किया और वे आने वाले दशकों में अपने विषय के दिग्गजों के रूप में स्थापित होने वाले थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे श्रीनिवासन के जो गाँव से संबंधित जो विचार थे वो क्या थे, वो हम कल की क्लास से पढ़ेंगे।